हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 का जो 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 2 फरवरी के एग्जाम की पहली शिफ्ट के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस क्लास के अंदर कवर किया है। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 2 फरवरी के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। अरुण आगे से अपनी कक्षा में 27वें स्थान पर है। विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने रैंकिंग टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर रैंकिंग टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। मैंने आपको काफी बार बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कक्षा में कितने छात्र हैं या कुल कितने छात्र हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है? टोटल लेफ्ट प्लस राइट हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को हम समझेंगे। यहां पर देखिए मेरे भाई, मान लीजिए ये कोई कक्षा है। ठीक है, इस कक्षा में ये आगे का स्थान है और मेरे भाई ध्यान से देखिए ये है पीछे का स्थान कक्षा में। अब यहां पर देखिए प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि अरुण आगे से अपनी कक्षा में 27वें स्थान पर है। यानी कि आगे से अरुण मान लीजिए कितने स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। मेरे भाई ध्यान से समझिए, यानी कि यहां पर कौन है? अरुण। अरुण का आगे का स्थान होगा इस तरफ और मेरे भाई पीछे का स्थान होगा इस तरफ। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे हैं, यानी कि यहां से जो अरुण है, यानी कि ये तो अरुण है, अरुण से 7 स्थान आगे है कौन? विजय। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, यहां से और यहां तक कितने स्टूडेंट है? 27। ठीक है, इससे 7 स्थान आगे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 20, यानी कि मेरे भाई सॉरी, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 27 माइनस 7। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 20। यानी कि जो विजय है ये आगे से कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, यानी कि अंतिम से विजय का स्थान है 36वां। ठीक है मेरे भाई, तो यानी कि यहां पर देखिए राइट साइड भी हमें मिल गई और लेफ्ट साइड भी हमें मिल गई। अभी सूत्र का यूज करेंगे और कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये हम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमें निकालना है टी। ठीक है, तो यहां पर देखिए एल के स्थान पर हम रख देंगे 20। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। फिर क्या है? प्लस। फिर क्या है? आर। आर के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 36। उसके आगे क्या है? -1, तो यहां पर हम कर देंगे -1। अब यहां पर देखिए टी बराबर 20 और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो 20 और 36 मिलकर बन जाएगा 56। 56 में से -1 करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 56 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 55। यानी कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 55 छात्र हैं। अब हमें देखना है कि 55 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 55 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर रैंकिंग टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी
ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के साथ में आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र 80 रुपए की फीस के अंदर है। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मेरे भाई आपके पास यदि 1 से 2 दिन का समय भी बचा हुआ है तो एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसी के साथ में देखिए 90% स्टूडेंट का हमें कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है या फिर किसी भी वजह से हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कूट भाषा में राइट को 98,653 लिखा जाता है और कलर को 04297 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राइट का कोड क्या होगा? मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि राइट को यहाँ पर 98,653 कैसे लिखा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि कलर को यहाँ पर 04297 कैसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ग्रेड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे तो समझिए यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ग्रेड के अंदर पहला लेटर है जी। अब हमें क्या करना है, जी का कोड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए राइट के अंदर हमें दिया गया है लेटर जी, कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो संख्या के अंदर देखिए 3 नंबर पर कितना दिया गया है, 6। तो मेरे भाई यहाँ पर हम जी का कोड लिखेंगे 6। ठीक है। उसी प्रकार से जी के आगे दिया गया है आर। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई कलर के अंदर भी हमें आर दिया गया है और राइट के अंदर भी हमें आर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कलर के अंदर आर है 4 नंबर पर और यहाँ पर देखिए संख्या के अंदर 4 नंबर पर क्या है, 9। इसी प्रकार से राइट में आर दिया गया है 1 नंबर पर और यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर यहाँ पर भी दिया गया है 9। तो यहाँ पर भी हम आर का कोड लिखेंगे 9। इसी प्रकार से आर के बाद में क्या है, डबल ई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई है, ई का कोड क्या है, तो ध्यान से देखिए ई है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए ई का कोड है 2। तो यहाँ पर हम डबल ई है तो यहाँ पर हम डबल बार क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके आगे क्या है, टी। टी को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर है टी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में संख्या में क्या है, 3, यानी कि टी का कोड क्या है, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यानी कि ग्रेड का कोड हो जाएगा 69,223। अब हमें देखना है कि 69,223 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 69,223 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में BREW को 2-18-5-23 के रूप में और WHAT को 23-8-1-20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में TOWB के लिए क्या कूट होगा? यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न
दिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आप एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर पता करेंगे कि BREW को यहां पर 2 18 5 23 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि WHAT को यहां पर 23 8 1 20 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि TOWB को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि BREW को यहां पर 2 18 5 23 के रूप में कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहला लेटर है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 2। फिर देखिए बी के बाद में क्या है आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 18। फिर उसके बाद में है ई आता है 5 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 5। ई के बाद में है डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, तो यहां पर लिखा गया है 23। यानी कि अल्फाबेट का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि WHAT को यहां पर 23 8 1 20 के रूप में इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहला लेटर है डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 23। उसके बाद में क्या है एच आता है 8 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 8। फिर देखिए एच के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 1। फिर देखिए ए के बाद में टी आता है 20 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 20। यानी कि यहां पर भी क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इनके सामने लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि TOWB को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का क्या करेंगे नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। उसके बाद में देखिए टी के बाद में क्या है ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 15। उसके बाद में क्या है मेरे भाई डब्ल्यू आता है कितने नंबर पर, 23 नंबर पर, तो यहां पर लिखेंगे हम 23। उसके बाद में क्या है बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। यानी कि TOWB को लिखा जाएगा 20 15 23 2। अब हमें देखना है कि 20 15 23 2 ये सभी संख्याएं हमें किस ऑप्शन के अंदर दी गई है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 20 15 23 2 ये सभी संख्याएं हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आप सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 28 का संबंध है 16 के साथ में और 49 का संबंध है 36 के साथ में, तो उसी प्रकार से 77 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 28 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 49 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 28 से यहाँ पर 16 और 49 से यहाँ पर 36 जिस प्रकार से बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 77 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर पता करेंगे कि 28 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो मेरे भाई 28 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए 28 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 28 मिलकर बना है 2 और 8 से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 28 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं कि 49 से यहाँ पर 36 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो 49 से 36 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 49 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो ध्यान से देखिए 49 मिलकर बना है 4 और 9 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को भी आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 चौक 36। और यहाँ पर देखिए 36 आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 77 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 77 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 77 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए 77 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 77 मिलकर बना है 7 और 7 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 77 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 7 के 49। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। अब हमें देखना है कि संख्या 49 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 49 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट से बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस दूसरी आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहाँ पर बीच में संख्या 78 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से इस पहली आकृति में बीच में संख्या 78 जिस प्रकार से आई है उसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस दूसरी आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहली आकृति में यहाँ पर संख्या 78 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर संख्या 78 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले ऊपर की इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यानी कि सबसे पहले 11 और 12 को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए संख्या 11 और 12 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 132। फिर उसी प्रकार से नीचे की इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यानी कि 9 और 6 को आपस में गुणा किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा 9 छीके 54, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर 78 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 132 में से इस 54 को घटाया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 132 में से 54 को घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो मेरे भाई 132 में से 54 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 78। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर 78 आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस दूसरी आकृति के अंदर और इस दूसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो 14 और 10 का यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 और 10 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 100
40। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे की इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो नीचे है 7 और 8 है, तो मेरे भाई 7 और 8 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 7 56। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 में से 56 को घटा देंगे। तो 140 में से 56 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 84। यानी कि इस दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 84। अब हमें देखना है कि संख्या 84 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 84 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी है फेफड़ों को, ऑप्शन सी है पेट को और ऑप्शन डी है हृदय को। तो मेरे भाई यदि आपकी तैयारी मजबूत है तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, और यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अस्थमा रोग है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है त्वचा और ऑप्शन डी है यकृत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग ने और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1857 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1947 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1919 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1930 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वर्ष 1857 में। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रोलैक्ट एक्ट कानून भारत में कब पारित किया गया था? तो मेरे भाई याद रखना भारत में रोलैक्ट एक्ट कानून पारित किया गया था वर्ष 1919 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने और ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे भाई याद रखना फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया था अकबर ने। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लेंस में फोकस दूरी का सूत्र क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस में फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। लेंस में फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी है टार्ट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए करीब 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पहली बार में क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है भांकड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी है टेहरी बांध,
ऑप्शन सी है सरदार सरोवर बांध और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राजा भगवान दास ने, ऑप्शन बी है राजा मान सिंह ने, ऑप्शन सी है मिर्जा राजा जय सिंह ने और ऑप्शन डी है महाराजा सवाई जय सिंह ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न करवाए हैं और इन 15 प्रश्न में से जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग 12 प्लस प्रश्न भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।